हेलो फ्रेंड्स, प्लास्टिक एनालिसिस के लास्ट 7 वीडियोस में हमने प्लास्टिक थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट को समझा था। हमने कुछ केसेस डिस्कस किए थे और उन केसेस में स्ट्रक्चर के ऊपर हमने एक्शियल फोर्स अप्लाई किया था और उसके कारण, उस एक्शियल फोर्स को अप्लाई करने के कारण स्ट्रक्चर में कोलैप्स लोड की वैल्यू कितनी होगी उसको कैलकुलेट किया था। उसके बाद प्लास्टिक एनालिसिस के लास्ट 3 वीडियोज़ में हमने प्लास्टिक बेंडिंग को डिस्कस किया और मैंने आपको बताया था कि हम जब किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर ग्रेजुअली लोड को इंक्रीज़ करते हैं तो हमें 3 स्टेजेस ऑफ बेंडिंग मिलती हैं। सबसे पहले इलास्टिक बेंडिंग मिलती है, उसके बाद इलास्टोप्लास्टिक स्टेज आती है और फाइनली फुल्ली प्लास्टिक स्टेज आती है। इन तीनों ही स्टेजेस में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, जो सेक्शन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उनकी इक्वेशंस को भी हमने ड्राइव किया था। अब इस प्लास्टिक एनालिसिस के 8th पार्ट में हम कर्वेचर ऑफ बीम की बात करते हैं। देखिए, जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा करते थे तो जो हम लोड अप्लाई करते थे स्ट्रक्चर के ऊपर वो विद इन इलास्टिक लिमिट होता था और विद इन इलास्टिक लिमिट होने के कारण जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशनशिप होती थी वो लीनियर रिलेशनशिप होती थी। मतलब लोड आप बहुत कम अप्लाई करते थे, विद इन इलास्टिक लिमिट करते थे। इस कारण से जो कर्वेचर की वैल्यू होती थी वो बहुत कम होती थी और इसीलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते थे। ठीक, लेकिन जब हम प्लास्टिक एनालिसिस करते हैं तो फिर कर्वेचर एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी होती है, तो फिर कर्वेचर को हमें कैलकुलेट करना ही पड़ता है और मोमेंट और कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होती है उसको भी ड्राइव करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बीम के अंदर जो कर्वेचर होता है उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा कर्वेचर ऑफ बीम और इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है कि कर्वेचर इज द रिलेटिव रोटेशन ऑफ द सेक्शन ए यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। अब कर्वेचर को मैं चेंज इन स्लोप भी बोल सकता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे लिखा मैंने चेंज ऑफ स्लोप जो है उसे हम कर्वेचर बोल सकते हैं और रोटेशन पर यूनिट लेंथ ऑफ द बीम, कि एक यूनिट लेंथ में जो रोटेशन है उसे हम कर्वेचर बोल देते हैं। क्लियर? मतलब कर्वेचर की डेफिनेशन तो फिक्स हो गई कि एक यूनिट डिस्टेंस अपार्ट जो सेक्शंस हैं उन सेक्शन के बीच में जो रिलेटिव रोटेशन है वो कर्वेचर है। ठीक, उसे हम स्लोप भी बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा चेंज ऑफ स्लोप भी उसे बोलते हैं। अब आगे चलते हैं और कर्वेचर क्या होता है वो आपको बताता हूँ कि अगर हम किसी स्ट्रक्चर के ऊपर लोड को अप्लाई करते हैं तो फिर जो बीम है, मतलब बीम के ऊपर अगर हम अप्लाई करें तो बीम का जो कुछ बेंड होगा वो कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा। क्लियर? अब जब ये बेंड हुआ तो फिर इसके जो आउटर फाइबर हैं उनके अंदर टेंशन होगा और जो इनर फाइबर हैं उनके अंदर कंप्रेशन होगा। क्लियर? और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं अगर dx बोल दूं तो dx इज इक्वल टू होगा r इंटू डी थीटा। ठीक, और ये जो डी थीटा है यही कर्वेचर है एक तरह से। ये बेसिकली चेंज इन स्लोप है ये इन दोनों के बीच में। क्लियर? और इसीलिए मैंने इसको लिखा कि आर्क dx इज इक्वल टू r डी थीटा, और डी थीटा को आप लिखना चाहते हैं तो डी थीटा इज इक्वल टू dx अपॉन r हो जाएगा। क्लियर? अब जब हम प्योर बेंडिंग की बात, जब हम इलास्टिक लिमिट की बात करते थे तो उसमें मैंने जो प्योर बेंडिंग के कंसेप्ट से बेंडिंग इक्वेशन ड्राइव की थी वो ये इक्वेशन थी। मैंने कहा कि बाय बेंडिंग इक्वेशन हम जानते हैं कि m/i इज इक्वल टू सिग्मा बाय y इज इक्वल टू e बाय r, और अगर इसको स्ट्रेन के टर्म में लिखना है तो इसको e से डिवाइड कर दीजिए यहाँ। ठीक है, इस e को यहाँ ले जाइए तो सिग्मा बाय e जो है वो स्ट्रेन हो जाएगा, तो 1/r इज इक्वल टू स्ट्रेन बाय y भी मैं लिख सकता हूँ। अब इस इक्वेशन के अंदर जो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन है, मतलब सिग्मा और ये जो एप्सिलॉन है, ये कहाँ पे है? ये न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे जो फाइबर है उसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, ये स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पे? न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे। क्लियर? अब आगे चलते हैं और अगर कर्वेचर के टर्म में मुझे लिखना हो
तो कर्वेचर जो होता है 1/r होता है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्स को हम कर्वेचर बोल देते हैं, और इसे मैंने साई से रिप्रेजेंट किया कि कर्वेचर साई इज इक्वल टू 1/r। तो 1/r लिखा, तो 1/r इज इक्वल टू हम सिग्मा अपॉन ई वाई भी लिख सकते हैं या एप्सिलॉन बाय वाई भी लिख सकते हैं, और इस इक्वेशन से हम उसको m/ei भी लिख सकते हैं। क्लियर? मतलब ये कर्वेचर है, वो मोमेंट है। मतलब कर्वेचर और मोमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो क्या हो गई कि कर्वेचर इज प्रोपोर्शनल टू m/ei। क्लियर? अब आगे चलते हैं, और प्लास्टिक एनालिसिस में मैंने आपसे कहा कि 3 स्टेजेस ऑफ बेंडिंग होती हैं, और तीनों स्टेजेस ऑफ बेंडिंग में मोमेंट और कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होती है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली और मैंने कहा मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, कि रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप तीनों स्टेजेस ऑफ बेंडिंग में क्या होगी हम उसको डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत की मैंने, और सबसे पहले केस 1 लिखा, और इसको लिखा एम साई रिलेशनशिप एट इलास्टिक स्टेज को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर सेक्शन कंसीडर किया, इसकी विड्थ b है और डेप्थ d है। अब इस सेक्शन के ऊपर जब हम ग्रेजुअली लोड को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप मिलेगी, और स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ इस तरह का होगा और स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। जैसे जैसे लोड इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आउटर फाइबर पे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी और स्ट्रेन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, और जब मोमेंट की वैल्यू my के बराबर हो जाएगी उस टाइम पे आउटर फाइबर पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो जाएगी, और उसको हम सिग्मा y बोल देंगे, और इस सिग्मा y के करस्पॉन्डिंग जो आउटर फाइबर में स्ट्रेन की वैल्यू होगी उसे मैंने एप्सिलॉन y बोल दिया। क्लियर? अब मुझे ये पता है बेंडिंग इक्वेशन से कि अप टू इलास्टिक लिमिट तक m इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा होगा, m इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, या कर्वेचर के भी वो प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यहाँ से हम जानते हैं कि m इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर। ठीक, कि जैसे जैसे लोड हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे मोमेंट भी बढ़ता है, वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ती है, वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ता है, और कर्वेचर भी इंक्रीज करता है इलास्टिक लिमिट तक। क्लियर? और जब यील्ड मोमेंट मिल जाता है या यील्ड मोमेंट पे आप पहुंच जाते हैं तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस हैं उसको मैंने सिग्मा y लिखा, स्ट्रेन को ये एप्सिलॉन y लिखा, और कर्वेचर को साई y लिख दिया। क्लियर? इस इक्वेशन से हम साई और m के बीच में क्या रिलेशन है वो बता सकते हैं। क्लियर? मतलब इलास्टिक लिमिट तक m और साई के बीच में जो रिलेशन है वो ये है। क्लियर? अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब हमें आउटर फाइबर पे यील्ड स्ट्रेन मिली तो फिर यील्ड स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग कर्वेचर क्या होगा वो हम इधर से भी निकाल सकते हैं, और अगर मैं इसको कर्वेचर बोल दूँ, ये कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये साई है, और जब आउटर फाइबर पे स्ट्रेन की वैल्यू यील्ड स्ट्रेन के बराबर है तो इसे मैंने साई y बोल दिया, और इसीलिए लिखा कि साई y एट यील्डिंग स्टेज साई y इज इक्वल टू एप्सिलॉन y अपॉन d/2, मतलब आउटर फाइबर तक की डिस्टेंस। ठीक, और यहाँ पे मोमेंट भी my के बराबर है तो मैंने लिखा my अपॉन ei। क्लियर? और देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि साई y क्या है, साई y इज इक्वल टू कर्वेचर ऑफ द बीम एट फर्स्ट यील्ड। जब हमें फर्स्ट यील्ड मिलता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सेक्शन में कर्वेचर होगा या बीम में जो कर्वेचर होगा उसको हम साई y से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये विद इन इलास्टिक लिमिट अगर मुझे कर्वेचर को बताना है, कर्वेचर की इक्वेशन बताना है, तो कर्वेचर की इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए, हम किसी भी मतलब किसी भी लोड के करस्पॉन्डिंग विद इन इलास्टिक लिमिट जो कर्वेचर लिख सकते हैं उसकी वैल्यू होगी साई इज इक्वल टू m अपॉन ई आई। यहाँ से लिख सकता हूँ, ठीक है, साई इज इक्वल टू m अपॉन ई आई, हम ये लिख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ये I लिखा है इसको मैं E लिख देता हूँ और इसको भी E लिख देता हूँ। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये मैंने साई E लिखा मतलब कर्वेचर विद इन इलास्टिक लिमिट है, और
ये किस मोमेंट के करस्पॉन्डिंग है, ये मोमेंट लिखा है। और आई क्या है, देखिए ये आई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि आई ई जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। अब कौन से सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है? जैसे अगर मैं इलास्टिक लिमिट की बात करूं तो जो आई ई की वैल्यू होगी वो होगी आई ई इज इक्वल टू होगा बी डी क्यूब बाय 12। क्लियर? ये बी डी क्यूब बाय 12 होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर इलास्टिक लिमिट तक की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये पूरे जो फाइबर्स हैं इस सेक्शन के वो विद इन इलास्टिक लिमिट है, मतलब कहीं पर भी स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस के बराबर नहीं है। जब आप इलास्टोप्लास्टिक रीजन की बात करोगे, इलास्टोप्लास्टिक सेक्शन की बात करोगे, तो उस केस में आई ई की वैल्यू ये नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जितना पोर्शन इलास्टिक होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये, और उसके करस्पॉन्डिंग कर्वेचर मिलेगा हमें। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैंने आपसे कहा, अभी आपको बताऊंगा प्रूफ करके भी, कि इलास्टोप्लास्टिक स्टेज में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कंसीडर करोगे वो ये नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना पोर्शन इलास्टिक होगा इलास्टोप्लास्टिक स्टेज में, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं और इलास्टोप्लास्टिक स्टेज में मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप को और टाइप करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली, केस 2 में एम साई रिलेशनशिप इन द इलास्टोप्लास्टिक स्टेज। चलिए ये एक मैंने रेक्टेंगुलर सेक्शन कंसीडर किया, और जब हम इस सेक्शन के ऊपर, इस बीम के ऊपर यील्ड मोमेंट के बियॉन्ड हम लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? तो फिर जो आउटर फाइबर हैं उसके अंदर स्ट्रेस की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है और यील्ड स्ट्रेस नीचे की तरफ प्रोपोगेट होती है। मतलब जिन फाइबर्स के अंदर अभी स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस से कम है वो यील्ड लेने लगते हैं। ठीक है, और यहाँ तक के जो फाइबर हैं वो यील्ड पे आ गए। क्लियर? देखिए, और इसीलिए इस पोर्शन को मैंने बोला कि ये प्लास्टिक पोर्शन हो गया। क्लियर? और ये जो पोर्शन है वाई नॉट जो डिस्टेंस है, ये 2 वाई नॉट, ये वाई नॉट न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर और वाई नॉट न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, ये 2 वाई नॉट जो डिस्टेंस है, ये वाला जो पोर्शन है ये अभी भी इलास्टिक रेंज के अंदर ही है। मतलब इसके अंदर जो फाइबर्स हैं उनके अंदर स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस से कम है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा फॉर ए पार्शियली प्लास्टिसाइज्ड बीम ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन वाई नॉट बी द डिस्टेंस ऑफ फारदेस्ट स्टिल इलास्टिक फाइबर्स। ठीक, कि ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर अभी भी स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस से कम है। क्लियर? अब आगे चलते हैं, और मुझे पता है अभी जो हमने केस 1 में मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप ड्राइव की थी, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कर्वेचर साई वाई इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन वाई अपॉन डी बाई 2। क्लियर? और यहाँ इस अगर 2 को मैं नीचे ले जाऊँ इधर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एप्सिलॉन वाई अपॉन डी इज इक्वल टू साई वाई अपॉन 2। क्लियर? और यहाँ पे साई वाई क्या है वो भी मैंने लिखा, वेयर साई वाई बी द कर्वेचर ऑफ द बीम एट द फर्स्ट यील्ड। जब बीम के ऊपर फर्स्ट यील्ड आया था उसके करस्पॉन्डिंग जो बीम के अंदर कर्वेचर था वो है ये साई वाई। क्लियर? अब बात करते हैं इलास्टोप्लास्टिक स्टेज की, कि जब हमने मोमेंट की वैल्यू को एम वाई से ज़्यादा बढ़ाया, ठीक, मतलब एम वाई के बियॉन्ड हमने जब लोड अप्लाई किया तो फिर क्या होगा? तो मैंने यहाँ पे लिखा कि कर्वेचर एट इलास्टोप्लास्टिक स्टेज। ठीक, और उस कर्वेचर को मैंने बोला साई इज इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा? ये साई जो है ये साई वाई से ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी? ये देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग जो आउटर फाइबर हैं इस इलास्टिक कोर के, ये जो इलास्टिक कोर है इसके जो आउटर फाइबर हैं वहाँ पे जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो साई वाई है, और यहाँ तक के जो डिस्टेंस है वो वाई नॉट है। तो फिर मैंने कर्वेचर साई इज इक्वल टू बोला एप्सिलॉन वाई अपॉन वाई नॉट। क्लियर? अब मुझे मोमेंट की इक्वेशन मैंने ऑलरेडी ड्राइव की हुई है। इलास्टोप्लास्टिक स्टेज में जो मोमेंट की इक्वेशन थी वो ये थी, ठीक, कि m अपॉन एम वाई इज इक्वल टू 3/2 माइनस 2 वाई नॉट अपॉन डी का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन अपने को पता है, अपन ने ऑलरेडी ड्राइव की हुई है। अब इस इक्वेशन में अगर मैं वाई नॉट बाई डी की वैल्यू
कर्वेचर के टर्म में रख दूँ तो मुझे मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप मिल जाएगी। तो देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे y0/d को यहाँ लिखा और इसको कुछ इस तरह से लिख दिया। कैसे? y0 अपॉन एप्सिलॉन y और एप्सिलॉन y अपॉन d। ठीक है। अब देखिए यहाँ ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए यहाँ पे अगर मैं 1/साई लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा? y0 अपॉन एप्सिलॉन y। तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया 1/, यहाँ पे क्लियर। और ये जो एप्सिलॉन y अपॉन जो d है वो ये लिखा है, एप्सिलॉन y अपॉन d किसके बराबर है? साई y अपॉन 2 के, तो वो लिख दिया। मतलब y0 बाय जो d की वैल्यू है विच इज इक्वल टू साई y अपॉन 2 साई। क्लियर। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब यहाँ पुट किया तो आपके पास में ये इक्वेशन आ गई। मतलब m इज इक्वल टू 3/2 my और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1/3 साई y अपॉन साई का स्क्वायर। क्लियर। मतलब ये जो इक्वेशन है ये मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप है। किस स्टेज में? इलास्टोप्लास्टिक स्टेज में। क्लियर। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन को देख के मुझे पता चलता है कि ये जो मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप है ये नॉन लीनियर है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे m की पावर सिंगल डिग्री है और इधर साई की पावर क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर है वो, मतलब ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा द मोमेंट कर्वेचर प्लॉट इज नॉन लीनियर व्हेन द अप्लाइड मोमेंट m लाइज इन द रेंज my टू mp। मतलब अगर मैं बीम के ऊपर जो मोमेंट की वैल्यू है वो my और mp के बीच में अप्लाई करता हूँ तो फिर जो m और साई रिलेशनशिप है वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगी। क्लियर। अब एक चीज़ और बात करते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे m साई रिलेशनशिप चाहिए, ये ग्राफ प्लॉट करना है मोमेंट और कर्वेचर के बीच में, तो मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको। कैसे? देखिए मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि y0 अपॉन एप्सिलॉन y, सिमिलर ट्राइंगल से लिख सकते हैं, और d/2 अपॉन एप्सिलॉन मैक्स। क्लियर। ये इक्वेशन लिख सकता हूँ। अब यहाँ से आप चाहो तो y0 इज इक्वल टू हो जाएगा ये d/2 और एप्सिलॉन y अपॉन एप्सिलॉन मैक्सिमम। क्लियर। अब इस इक्वेशन में अगर मैं y0 की वैल्यू पुट कर दूं, देखिए हम सबसे पहले एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेन की वैल्यू चूज कर लेंगे और उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मैं y0 कैलकुलेट कर सकता हूं यहाँ से, क्योंकि ये सब गिवन क्वांटिटीज़ हैं, नोन क्वांटिटीज़ हैं। तो फिर मुझे y0 की वैल्यू मिल जाएगी और y0 की वैल्यूज़ डिफरेंट एप्सिलॉन मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो मुझे डिफरेंट m मिल जाएंगे। मतलब सीधी सी बात ये है कि मुझे m की डिफरेंट वैल्यूज़ मिल जाएंगी डिफरेंट स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग। क्लियर। अब जब मुझे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल गया तो m अपॉन EI कर्वेचर होता है, ये मुझे पता है। तो फिर जब मुझे कर्वेचर मिल जाए तो फिर मैं m और कर्वेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लूँगा। समझ में? मतलब m और कर्वेचर मतलब मोमेंट और कर्वेचर के बीच में हम एक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक। यहाँ से y0 निकालेंगे, उसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो मोमेंट मिलेगा और मोमेंट को EI से डिवाइड कर दोगे तो कर्वेचर मिल जाएगा। और फिर कर्वेचर और मोमेंट के बीच में हम एक कर्व प्लॉट कर लेंगे डिफरेंट एप्सिलॉन m की वैल्यूज़ के लिए। ठीक है। अब एक चीज़ और बात करते हैं कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI ऑफ ए पार्शियली प्लास्टिक सेक्शन इज इक्वल टू, मतलब EI इज इक्वल टू होगा EE/IE प्लस EP/IP। मतलब जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है इस सेक्शन की वो किसके बराबर है? इस पोर्शन की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी
मतलब इलास्टिक पोर्शन की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी प्लस ये जो प्लास्टिक पोर्शन है इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी के समीशन के बराबर होगा। क्लियर? अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई और आई, ये आई और आई क्या है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किन पोर्शन का? आई इस इलास्टिक कोर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, और आई जो है वो प्लास्टिक पोर्शन जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। क्लियर? लेकिन यहाँ पे ई और ई पी क्या है? ई क्या होता है? ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, लेकिन जो पोर्शन प्लास्टिक हो गया तो उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी, मतलब ई पी की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी। और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि सिंस ई पी इज इक्वल टू ज़ीरो द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ ए पार्शियली प्लास्टिक रेक्टेंगुलर सेक्शन ई आई इज इक्वल टू जो होगा वो ई आई ई के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ई पी की वैल्यू है ये ज़ीरो हो गई, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ई पी और आई पी ये ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर इस सेक्शन की जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होगी वो किसके बराबर होगी? वो इसके बराबर होगी, मतलब ई आई ई के बराबर होगी। क्लियर? अब एक चीज़ और बात करते हैं कि अगर y0 की वैल्यू कम होती जाए तो क्या होगा? अगर ये जो y0 की वैल्यू है ये कम होती जाए, मतलब हम इलास्टिक से प्लास्टिक की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो फिर ये जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है सेक्शन की ये कम होती जाएगी। समझ में आया कि अगर y0 कम हो रहा है मतलब आई की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि ये कोर की जो डेप्थ है वो कम होती जा रही है। तो अगर ई की वैल्यू कम हो रही है इसका मतलब है कि उस सेक्शन की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कम हो रही है। ठीक, मतलब y0 का कम होना मतलब सेक्शन की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का कम होना है। ठीक, अब जब y0 ज़ीरो हो गया तो क्या होगा? अगर y0 की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या होगा कि उस सेक्शन की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ज़ीरो हो जाएगी, और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ज़ीरो होने का मतलब है कि वो सेक्शन फुल्ली प्लास्टिसाइज हो जाएगा, और सेक्शन का फुल्ली प्लास्टिक होने का मतलब है कि वहाँ पे हिंज फॉर्म हो जाएगी। ठीक, और प्लास्टिक हिंज का यही जस्टिफिकेशन है कि प्लास्टिक हिंज जो बनती है वो क्यों बनती है? जब उस सेक्शन का फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई ज़ीरो होता है, इस कारण से उस सेक्शन पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाती है। क्लियर? अब हम केस 3 में प्लास्टिक स्टेज में मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप की बात और करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली एम साई रिलेशनशिप एट प्लास्टिक स्टेज। क्लियर? ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन कंसीडर किया। इस सेक्शन पे जब आप मोमेंट यील्ड मोमेंट के बियॉन्ड मोमेंट लगाते हैं और अप टू एमपी तक मोमेंट लगाते हैं, तो फिर एमपी मोमेंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, मतलब पूरे के पूरे सेक्शन के ऊपर जो फाइबर्स हैं उनके अंदर स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो जाएगी। क्लियर? और जो स्ट्रेन डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह का होगा। क्लियर? अब जब प्लास्टिक स्टेज आ गई तो फिर जो आउटर फाइबर में स्ट्रेन की वैल्यू होगी, जिसे आपने एप्सिलॉन मैक्सिमम बोला है, वो किसके बराबर हो जाएगा? उसे मैंने बोल दिया एप्सिलॉन यू। मैंने यहाँ पे लिखा व्हेन द सेक्शन बिकम्स फुल्ली प्लास्टिक, तो एप्सिलॉन मैक्सिमम इज इक्वल टू एप्सिलॉन यू हो जाएगा। क्लियर? और जो कर्वेचर होगा किसके करस्पॉन्डिंग? इस प्लास्टिक स्टेज के करस्पॉन्डिंग जो कर्वेचर होगा उसको हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। ठीक, मैंने क्या लिखा? साई यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन यू अपॉन डी बाई टू। ठीक, यहाँ पे एप्सिलॉन यू हो गया ये स्ट्रेन की वैल्यू, यहाँ तक की डिस्टेंस डी बाई टू, मतलब ये हो जाएगा कर्वेचर। क्लियर? अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि जब प्लास्टिक स्टेज आती है तो स्ट्रेन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अनरेस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो फिर प्लास्टिक स्टेज के जस्ट पहले, मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट होने के जस्ट पहले जो स्ट्रेन होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो कर्वेचर होगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे।
लेकिन जैसे ही सेक्शन फुल्ली प्लास्टिक होगा तो फिर कर्वेचर क्या हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन से उसको लिख भी दिया। क्या बोला मैंने, विथ द अटेनमेंट ऑफ फुल्ली प्लास्टिक मोमेंट, कि जैसे ही फुल्ली प्लास्टिक मोमेंट आप अप्लाई करते हैं एट ए सेक्शन, द कर्वेचर एट द सेक्शन बिकम्स इनफाइनाइटली लार्ज। कि सेक्शन पे जब हम मोमेंट की वैल्यू mp के बराबर लगा देते हैं तो जो कर्वेचर होगा वो इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगा। ठीक, मतलब कर्वेचर जो है साई की जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक, जब प्लास्टिक स्टेज आ जाएगी तब। क्लियर। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिंस एप्सिलॉन y इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एप्सिलॉन u, मुझे पता है कि जो स्ट्रेन अप टू यील्ड लिमिट तक होती है वो बहुत कम होती है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, एप्सिलॉन u के कंपैरिजन में, मतलब जब प्लास्टिक स्टेज में के जस्ट पहले जो स्ट्रेन है उसके कंपैरिजन में। क्लियर। और इसीलिए मैंने आगे लिखा, सो द कर्वेचर इन द इलास्टिक रीजन ऑफ द बीम इज नेग्लिजिबल। और इलास्टिक रीजन में जो कर्वेचर होता है बीम के अंदर वो बहुत कम होता है, इसलिए उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, आगे देखिए, एज कंपेयर टू द कर्वेचर विच इज कंसंट्रेटेड एट द सेक्शन विच बिकम्स फुल्ली प्लास्टिक। जो सेक्शन फुल्ली प्लास्टिक होते हैं उनमें जो कर्वेचर होता है उसके कंपैरिजन में जो इलास्टिक स्टेज तक बीम के अंदर कर्वेचर होता है वो बहुत कम होता है। ठीक, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो कर्वेचर हम प्लास्टिक स्टेज में एज्यूम करते हैं वो सिर्फ हिंज पे कंसंट्रेटेड मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए एक मैं एजम्पशन की बात और करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, द एंटायर कर्वेचर और चेंज ऑफ स्लोप मे बी एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट द प्लास्टिक हिंज। मैंने आपसे कहा कि जो भी कर्वेचर आता है प्लास्टिक स्टेज में उसे हम उस सेक्शन पे, मतलब जहाँ पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती है वहाँ पे कंसंट्रेटेड मानते हैं। क्लियर। और इसीलिए आगे लिखा, एंड द सेगमेंट ऑफ द बीम ऑन आइदर साइड ऑफ द प्लास्टिक हिंज मे बी एज्यूम टू रिमेन स्ट्रेट। ठीक, कि ये जो मान लीजिए ये आपने जब लोड लगाया, ठीक, W की वैल्यू आप बढ़ाते गए और WU के बराबर हो गई, मतलब जब इस पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गई, ठीक, डिफ्लेक्शन की वैल्यू डेल U के बराबर हो गई, तब यहाँ पे प्लास्टिक हिंज जब बनी मतलब कर्वेचर इस पॉइंट पे इनफाइनाइट हो गया। बट ये जो सेगमेंट्स हैं ये सेगमेंट अभी भी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट हम एज्यूम करते हैं। देखिए मैं फिर से सुन लीजिए एक बार, मैंने लिखा, द सेगमेंट ऑफ द बीम ऑन आइदर साइड ऑफ द प्लास्टिक हिंज मे बी एज्यूम्ड टू रिमेन स्ट्रेट। क्लियर। अब ये ध्यान रखिएगा कि जिस पॉइंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती है उस सेक्शन के साइड वाले जो सेक्शन हैं वो इलास्टो प्लास्टिक स्टेज में होते हैं, मतलब उन सेक्शंस में भी जो यील्ड है वो कुछ नीचे की तरफ प्रोपोगेट हो चुकी होती है, मतलब वो सेक्शन पूरी तरह से इलास्टिक सेक्शंस नहीं होते। देखिए मैंने आगे लिखा भी है कि पार्शियल प्लास्टिसिटी एक्सटेंड्स ओवर द रीजन एडजेसेंट टू द फुल्ली प्लास्टिक सेक्शन, कि जहाँ पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती है उसके जो बगल के सेक्शन हैं उसमें भी पार्शियल प्लास्टिसिटी होती है। वो भले पूरा का पूरा सेक्शन प्लास्टिक ना हो लेकिन उसमें पार्शियल प्लास्टिसिटी होती है। ठीक है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि हम जो कर्वेचर है वो उस हिंज पे कंसंट्रेटेड मानते हैं। ठीक है, मतलब ये जो पोर्शंस हैं, ये जो सेगमेंट्स हैं, ए ओ बोल दीजिए इसको और बी ओ बोल दीजिए, ये जो सेगमेंट हैं ये स्ट्रेट माने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज। इलास्टिक और प्लास्टिक हिंज क्या होती है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑर्डिनरी हिंज और प्लास्टिक हिंज दोनों पॉइंट या दोनों हिंज के अबाउट मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। बस जो ऑर्डिनरी हिंज होती है वो 0 मोमेंट रजिस्ट करती है, लेकिन जो प्लास्टिक हिंज होती है वो MP मोमेंट रजिस्ट करती है। ठीक है, जो प्लास्टिक हिंज है वो एक सिचुएशन का नाम है। ठीक, मतलब जब आप लोड अप्लाई करते जाते हैं तो फिर एक सिचुएशन आती है जहाँ पे एक सेक्शन पे पूरा का पूरा सेक्शन पे स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के बराबर होती है, तब प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती है।
लेकिन जो इलास्टिक हिंज होती है, जो ऑर्डिनरी हिंज होती है, वो एक स्ट्रक्चर का नाम है, ठीक, एक कंपोनेंट का नाम होता है। क्लियर? अब एक पॉइंट और बताता हूँ, वो भी ध्यान रखिएगा। द कर्वेचर में बी इंटीग्रेटेड टू कंप्यूट द स्लोप एंड स्लोप में बी इंटीग्रेटेड टू फाइंड द डिफ्लेक्शन। कि अगर हम कर्वेचर्स को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें स्लोप मिलता है, और अगर स्लोप्स को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें डिफ्लेक्शन मिलता है। क्लियर? अभी तक हमने 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बेंडिंग के लिए एम साई रिलेशनशिप ड्राइव की थी। अब आगे चलते हैं और इनके बीच में हम एक कर्व प्लॉट करके देखते हैं, एक ग्राफ बना के देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली, नॉन डायमेंशनल एम साई रिलेशनशिप फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। कि रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए एम साई रिलेशनशिप को हम इस ग्राफ के थ्रू और समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने m अपॉन एम वाई का रेशो लिया y एक्सेस पे, और यहाँ पे साई अपॉन साई y का रेशो लिया। क्लियर? अब मैंने ये 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जो बेंडिंग हैं, फर्स्ट इलास्टिक स्टेज, फिर इलास्टोप्लास्टिक रेंज बोला, और फुल्ली प्लास्टिक स्टेज बोला। तो देखिए, जब हम m और साई के बीच में एक कर्व प्लॉट करते हैं तो मुझे कुछ इस तरह के एक लीनियर रिलेशनशिप मिलती है इनिशियली, मतलब अप टू इलास्टिक स्टेज तक हमें एक लीनियर रिलेशनशिप मिलती है इन 2 क्वांटिटी के बीच में। क्लियर? उसके बाद जब हम यील्ड मोमेंट से बियॉन्ड लोड अप्लाई करते हैं तो फिर हमें एक नॉन लीनियर एक रिलेशनशिप मिलती है इन दोनों क्वांटिटी के बीच में। ठीक है? और जब सेक्शन फुल्ली प्लास्टिक हो जाता है तो फिर हमें ये जो है वो ये जो कर्व है ये एसिम्प्टोटिक हो जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इसीलिए यहाँ पे 3 स्टेजेस ऑफ बेंडिंग को लिख दिया। ये फर्स्ट स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, ये सेकंड रेंज को रिप्रेजेंट करता है, ये थर्ड स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? मतलब ये इलास्टिक स्टेज है, ये इलास्टोप्लास्टिक रेंज है, और ये फुल्ली प्लास्टिक स्टेज। क्लियर? इसके करस्पॉन्डिंग जो रेशो है m अपॉन एम वाई का वो 1 है, और मुझे पता है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो m अपॉन एम वाई का रेशो होगा एट फुल्ली प्लास्टिक स्टेज वो होगा 1.5, मतलब m की वैल्यू mp के बराबर हो जाएगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है? चलिए, अब इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि m psi रिलेशनशिप इज लीनियर इन द इलास्टिक रेंज, जो मैंने अभी आपको बताया, और कर्वी लीनियर इन द इलास्टोप्लास्टिक रेंज के अंदर, कि वो कर्वी लीनियर होता है किस पोर्शन में, इस इलास्टोप्लास्टिक रेंज में। उसके बाद मैंने कहा एंड द कर्व बिकम एसिम्प्टोटिक टू द लाइन m अपॉन एम वाई इज इक्वल टू 1.5, मतलब वो कर्व एसिम्प्टोटिक हो जाता है कब, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग, मतलब जब m की वैल्यू mp के बराबर हो जाती है तब ये कर्व एसिम्प्टोटिक हो जाता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं और m psi रिलेशनशिप डिफरेंट सेक्शन के लिए बात करते हैं। डिफरेंट शेप के लिए m psi के बीच में जो कर्व प्लॉट होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है? वही सेम क्वांटिटी जो मैंने यहाँ ली थी वही यहाँ ली, ये जो ग्राफ था वही ग्राफ यहाँ बनाया, बस यहाँ पे मैंने डिफरेंट शेप के लिए और ड्रॉ कर दिया। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए था, तो इसमें ये वाला जो पॉइंट कर्व है, कर्व 4 ऊपर से, वो अभी भी रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, बाकी जो दूसरा सेक्शंस हैं उनके लिए भी मैंने ड्रॉ कर दिया। तो देखिए, यहाँ पे मैंने शेप लिखा और mp/my का रेशो, मतलब शेप फैक्टर या फॉर्म फैक्टर जो है वो लिख दिए यहाँ पे। ठीक है? तो देखिए, ये जो फर्स्ट कर्व है ये ट्रायंगुलर शेप को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ट्रायंगुलर शेप के लिए इन 2 क्वांटिटी के बीच में जो कर्व होगा वो कुछ इस तरह का होगा, और शेप फैक्टर की वैल्यू 2.34 होगी। मैं ऑलरेडी आपको ड्राइव करके बता चुका हूँ। फिर सेकेंड शेप जो है वो डायमंड शेप है, और डायमंड शेप के लिए जो शेप फैक्टर की वैल्यू होती है वो 2.0 होती है। इसी तरह से जो हम सर्कुलर सेक्शन की बात करते हैं, ठीक, सर्कुलर सेक्शन के लिए शेप फैक्टर की वैल्यू 1.70 होती है। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए ये मैंने अभी बताया 1.5 होती है शेप फैक्टर, ये लिखा है। और जो ट्यूब होती हैं, ट्यूब के लिए जो शेप फैक्टर की वैल्यू है 1.27 होती है, और आई सेक्शन के लिए मैंने आपसे कहा था कि शेप फैक्टर की वैल्यू 1.1 से लेके 1.2 के बीच में होती है। ठीक, मैंने यहाँ पे 1.14 लिख दिया।
क्लियर? मतलब ये जो कर्व है, ये कर्व मुझे डिफरेंट शेप के लिए इन दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताता है। क्लियर? आज हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा उसको कंक्लूड करने के पहले मैं प्लास्टिक हिंज के बारे में और बताता हूँ। देखिए, प्लास्टिक हिंज क्या होती है, उसका इलास्टिक हिंज से कितना डिफरेंस होता है, मैं इसको ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लेकिन प्लास्टिक हिंज की अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या होती है, उसको और डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा प्लास्टिक हिंज और कहा आपसे कि ए प्लास्टिक हिंज इज़ ए जोन ऑफ यील्डिंग ड्यू टू फ्लेक्सर इन ए स्ट्रक्चरल मेंबर, कि किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर में जब हम बेंडिंग एनालिसिस करते हैं तो फिर जो यील्डिंग वाला पोर्शन होता है उसे हम प्लास्टिक हिंज बोलते हैं। ठीक, अब हिंज वर्ड से तो मुझे ये समझ में आता है कि ये तो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक डॉट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन प्लास्टिक हिंज कई बुक्स में प्लास्टिक हिंज की लेंथ गिवन होती है, आपको दिया होता है कि लेंथ ऑफ दिस प्लास्टिक हिंज, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या मतलब होता है, हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा द hinge length del L is the length of the beam over which the bending moment is greater than my, कि वो पोर्शन जिस पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यील्ड मोमेंट से ज़्यादा होती है, वो पोर्शन को हम हिंज लेंथ बोल देते हैं, कि वो प्लास्टिक हिंज की लेंथ को रिप्रेजेंट कर देता है। हालांकि उस लेंथ के अंदर, हर फाइबर के अंदर, हर पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के बराबर नहीं होती। मतलब सीधी सी बात यह है कि वो जो पोर्शन होता है जिसे आप हिंज लेंथ बोलते हैं, प्लास्टिक हिंज की लेंथ बोलते हैं, वो इलास्टोप्लास्टिक रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा डेल एल रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ इलास्टोप्लास्टिक जोन, कि ये जो डेल एल लेंथ है ये इलास्टोप्लास्टिक जोन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, मैंने यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर किया जिसके सेंटर पे एक कंसंट्रेटेड लोड अप्लाई किया है। तो फिर जब आप लोड की वैल्यू को इंक्रीज करोगे और यील्ड लोड के बियॉन्ड हम लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो फिर ये जो नीचे के फाइबर्स हैं ये यील्डिंग होने लगेगा इनके अंदर, मतलब इसके अंदर स्ट्रेस जो है वो यील्ड स्ट्रेस पे आने लगेगी, और फिर जब पूरा का पूरा सेक्शन प्लास्टिक हो जाएगा उस समय यहाँ पे जो मोमेंट की वैल्यू होगी वो MP, ये मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर जिस सेक्शन पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुई उसके जो नियर बाय सेक्शंस हैं उनके अंदर भी जो फाइबर्स हैं उनके अंदर भी यील्डिंग हो रही होगी, मतलब यील्डिंग जो स्प्रेड होती है वो कुछ इस तरह से स्प्रेड होती है। ठीक, ये जो मैंने शेप बनाया है ब्लैक डॉटेड लाइन से आपको दिख रहा है, ये प्लास्टिक हिंज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, हालांकि हिंज तो इस सेक्शन पे होगा, लेकिन ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ये प्लास्टिक हिंज की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये सेक्शन जो है वो इलास्टोप्लास्टिक जोन को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हालांकि प्लास्टिक हिंज सिर्फ एक पॉइंट पे बनेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं और ये लेंथ डेल एल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी बात और करते हैं। तो देखिए, डेल एल लेंथ को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए, इस बेंडिंग डायग्राम से मैं लिख सकता हूँ कि MP अपॉन L/2, ये ट्राइंगल की अगर बात करूँ तो ये जो लेंथ है MP है, ये डिस्टेंस L/2 है। तो फिर ये जो My है ये My कितना होगा, ये डिस्टेंस अगर मैं x बोल दूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ My अपॉन x। क्लियर? अब यहाँ से मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ MP अपॉन My इज इक्वल टू L/2x। क्लियर? अब मुझे पता है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, अगर ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो फिर MP/My की जो वैल्यू है ये 1.5 हो जाती है। मतलब अगर मैं इधर 1.5 पुट कर दूं तो फिर जो x इज़ इक्वल टू आएगा तो 1.5 इंटू 2 कर लीजिए, 3 हो गया, मतलब x इज़ इक्वल टू L/3 हो गया। क्लियर? तो अगर ये x की वैल्यू L/3 हो गई तो ये भी L/3, तो डेल L जो होगा, तो डेल L को अगर मैं लिखना चाहूँ तो डेल L इज़ इक्वल टू जो होगा वो L माइनस 2L/3, मतलब L/3 हो जाएगा। क्लियर? मतलब रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो प्लास्टिक हिंज की लेंथ होती है उसे हम L/3 से
L/3 के बराबर होती है, ठीक है। और अगर ये I सेक्शन होता तो फिर ये जो लेंथ निकलती है वो L/8 के आसपास कुछ निकलती है, ठीक है। बस इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये मैं प्लास्टिक हिंज की लेंथ बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये जो लेंथ है ये इलास्टोप्लास्टिक जोन को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर। और ये भी ध्यान रखना, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि ये जो कर्वेचर होता है इसे हम एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मानते हैं, ठीक। मतलब जब स्ट्रक्चर उस प्लास्टिक हिंज के अबाउट रोटेट होता है तो फिर ये जो सेगमेंट्स होते हैं, ये जो लेंथ होती है बीम की, मतलब ए से लेके ई तक की और बी से लेके ई तक की जो लेंथ है, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह, मतलब ये रिजिड स्ट्रेट लाइन की तरह होती है, ठीक है। मतलब ये स्ट्रेट होते हैं, ये जो मेंबर्स होते हैं ये स्ट्रेट होते हैं, इनके अंदर कर्वेचर नहीं होता, ठीक। ये हम एज्यूम करते हैं। कर्वेचर जो कुछ भी होता है वो उस पॉइंट हिंज के अबाउट ही कंसंट्रेटेड माना जाता है प्लास्टिक एनालिसिस में। क्लियर। अब हमने जो अभी तक पढ़ा उसको कंक्लूड भी कर देता हूँ मैं। तो देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का मैंने कंसीडर किया। इस रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए ये प्लास्टिक स्टेज का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, ये इलास्टोप्लास्टिक स्टेज में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम और स्ट्रेन डायग्राम है, और ये वाला जो डायग्राम है ये फुल्ली प्लास्टिक स्टेज में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने आज कर्वेचर की बात की, मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप ड्राइव की तीनों स्टेजेस में, ठीक है। तो देखिए अब कर्वेचर क्या हुआ हम उसकी बात और कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आप लोड इंक्रीज करोगे तो कर्वेचर की जो वैल्यू होगी वो यील्ड कर्वेचर से कम होगी, मतलब वो साई वाई से कम होगी। और जैसे ही फर्स्ट यील्ड मिलेगा तो फिर कर्वेचर की जो वैल्यू होगी साई, वो साई वाई के बराबर हो जाएगी। क्लियर। और अगर इसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जब यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा वाई के बराबर हुई तो फिर जो यील्ड की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो एप्सिलॉन वाई के बराबर हो जाएगी। तो फिर जो कर्वेचर होगा, जैसे आप यील्ड कर्वेचर बोलते हैं या फर्स्ट यील्ड के करस्पॉन्डिंग कर्वेचर बोलते हैं, वो हो जाएगा एप्सिलॉन वाई अपॉन d/2। क्लियर। मतलब साई वाई की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकल आएगी, किसके लिए, इलास्टिक स्टेज के लिए। और इलास्टोप्लास्टिक स्टेज की जब हम बात करते हैं तो फिर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ इस तरह का है, और इस तरह का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। इसका मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर फाइबर जो है वो सब यील्ड स्ट्रेस में है। क्लियर। इसका स्ट्रेन डायग्राम ये है। अब यहाँ पे कर्वेचर क्या होगा, बस मुझे ये तो पता है कि कर्वेचर की वैल्यू यील्ड कर्वेचर से ज़्यादा होगी, मतलब जो साई वाई है उससे ज़्यादा होगी, लेकिन वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखिए अगर ये प्लास्टिक रीजन की मैं बात करूं तो हम जो फॉर्मूला हम जानते हैं उस फॉर्मूले से तो कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए कर्वेचर इज इक्वल टू होता है m/EI, मतलब आप बेंडिंग इक्वेशन से निकालते हैं कर्वेचर को, और बेंडिंग इक्वेशन तभी तक वैलिड होती है जब तक हुक्स लॉ वैलिड होता है। सीधी सी बात यह है कि प्लास्टिक रीजन में बेंडिंग इक्वेशन वैलिड नहीं रहती, तो फिर जो हम कर्वेचर कैलकुलेट कर पाएंगे वो वहीं तक कैलकुलेट कर पाएंगे जहां तक स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस पे जस्ट पहुंची है या यील्ड स्ट्रेस से कम है, मतलब इस लेयर पे जस्ट यील्ड आया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है वो एप्सिलॉन वाई है। तो फिर जो कर्वेचर निकलेगा, कर्वेचर साई इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन वाई अपॉन वाई नॉट। यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो वाई नॉट है। क्लियर। मतलब इलास्टिक कोर जो है वो 2y0 है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो y0 है, और y0 d/2 से कम होगा, और y0 अगर d/2 से कम होगा तो फिर ये जो कर्वेचर है साई, ये साई वाई से ज़्यादा होगा। मतलब इलास्टोप्लास्टिक स्टेज में जो कर्वेचर होता है हम उसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। अब एक आखिरी चीज़ और कि प्लास्टिक स्टेज में जो कर्वेचर होगा वो इनफाइनाइट होता है, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट हो जाता है, तो फिर जो कर्वेचर होगा वो इस तरह से होगा। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ये होगा, और कर्वेचर की वैल्यू जो होगी वो इनफाइनाइट की तरफ मूव करती है, मतलब इस तरह से भी हम उसको बता सकते हैं। प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाती है, सीधी बात ये। क्लियर। अब प्लास्टिक एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो में, मतलब 9th पार्ट में
हम जो अभी तक मैंने आपको बेंडिंग के बारे में बताया, प्लास्टिक बेंडिंग के बारे में, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करके और देखेंगे। थैंक यू।